हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं हमारे क्लास 10th जो अर्थशास्त्र की हमारी किताब है, आर्थिक विकास जिसे हम कह सकते हैं, उसका चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है? विकास। तो विकास के बारे में हमने कई सारी बातें पिछले वाले पार्ट में देखी थी। भाई विकास जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए जो विकास है मेरे लिए क्या पता वो विकास ना हो। इस तरह की बातें हमने हमारे पिछले वाले पार्ट में करी थी। और हमने ये भी देखा था उसके बाद कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और आय और अन्य लक्ष्य भी देखे थे कि भाई किस तरह से लोगों की आय अलग होती है, उनके लक्ष्य अलग होते हैं। लोगों के पास वेतन के साथ साथ सम्मान आदर भी होना चाहिए, और कई बार वेतन कम मिले तो भी चल जाता है, मगर सुरक्षा वगैरह की गारंटी मिलनी चाहिए। तो विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं कि भाई विकास जो है मिले जुला होना चाहिए, कोई एक सटीक नहीं होता, मिला जुला जो है लक्ष्य बनता है। यहां तक हमने बात कर ली थी हमारे पिछले पार्ट। तो उसके बाद हम बात करेंगे तो वो क्या है? यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा होता है। और ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब महिलाएं वेतन उन्हें नहीं मिलता है तो उनकी भागीदारी भी कम होती है, जब वेतन मिलने लग जाता है उनका आदर भी बढ़ जाता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा। क्या होगा? अगर महिलाएं काम करेंगी, पुरुष भी काम करेंगे, तो दोनों के दोनों जो है काम में हाथ बटाएंगे, क्योंकि दोनों समान स्थिति में होंगे। मगर अगर स्थिति समान नहीं है तो क्या होगा? कई बार महिलाओं को या फिर कई बार जो है दूसरी चीजों को आप देखेंगे कि शोषण देखते हुए आपको मिलेंगे, कि हर जगह जो है आपको क्या मिलेगा? ये असमानताएं। अब घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अधिक स्वीकार किया जाएगा। और ये सत्य बात है। अब सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है। जब सुरक्षित और संरक्षित वातावरण होता है तो उसके कारण क्या होता है कि ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार जो है वो कर सकती है। आप देखेंगे आज के समय महिलाएं जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनमें समान स्थिति पैदा होगी, तो उनमें जो है समाज में उनके प्रति आदर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी। तो सिर्फ आपके पास पैसे ज्यादा है उससे समाज में आपका स्थान ऊंचा नहीं हो जाता, उसके साथ साथ आपको कई सारे और कार्य भी करने होते। तो हमने यहाँ पे देखा इस तरह से ये चीजें हो। हाँ, ये हो सकता है कि भाई आपके पास ज्यादा पैसे तो आप उससे कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, दूसरों की भलाई के कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात, उससे जो है आपके कुछ हो सकता है कि भाई आपने पैसे की वजह से काम अच्छा किया। मगर बिना पैसे के भी जो लोग काम अच्छा करते हैं उन्हें भी उतना ही सम्मान मिलता है जो आप पैसे से काम अच्छा करेंगे। तो देखा जाए तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया कि आय और उसके साथ साथ जो आदर सत्कार हमें चाहिए उसके लिए हमें एक अलग से जगह बनानी पड़ती है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। ये तो हो गया क्षेत्रों का, व्यक्तियों का, इन सब का विकास। अब राष्ट्र का विकास कैसे होगा? तो राष्ट्र का विकास तो संपूर्ण विकास में होगा। अगर हर व्यक्ति का विकास होगा तब जाकर ही देश का विकास होगा। यानी राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों का विकास या लोगों के लक्ष्यों की प्राप्ति होना जरूरी है। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। तो अगर लोगों के लक्ष्य क्या होंगे? भिन्न होंगे, तो उनकी जो राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा है वो भी भिन्न होने लगेगी। क्या होगी? भिन्न होगी धारणा उनकी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए। क्या कीजिए? ये जो विषय मैंने आपको बताया अभी, इस पर जो है आप चर्चा करने का प्रयास कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। ये आपको बताना है कि भारत जो है उसे विकास के लिए आखिर क्या क्या कर लेना चाहिए। आप बताने का प्रयास कीजिए कि भाई भारत को क्या करना चाहिए विकास के लिए। राष्ट्रीय विकास में से भारत की बात करें तो संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के
अलग अलग उत्तर दिए होंगे। बिल्कुल, विकास के लिए हर किसी की मान्यता अलग होगी, जो आपके लिए विकास है मेरे लिए नहीं होगा। उसी तरह से जो है भारत के विकास के लिए भी अलग अलग लोग अलग अलग राय रखेंगे। तो अगर कक्षा में विद्यार्थी बैठे, उनसे पूछा गया टीचर द्वारा, तो वो अलग अलग राय देंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे। अगर आप उस क्लास में होंगे तो आप भी सोचेंगे, और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, तो कुछ चीजों में आप भी सहमत नहीं होंगे। यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। क्या हो सकती है? भिन्न भी हो सकती है या फिर परस्पर विरोधी भी हो सकती है। अब लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? नहीं। विचार जिस तरह के होंगे उसी तरह का उनको महत्व मिलेगा। या यदि परस्पर विरोधी हो तो निर्णय कैसे किया जाए? अगर विरोधी है सारे के सारे विकास के धारणा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है या नहीं। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना। ये जितने प्रश्न मैंने आपको बताए, इन सब पर विचार करना ही इनका काम है। तो इन सब के बाद क्या आता है? इन सब के बाद आता है, आओ इन पर विचार करना। आप चाहे तो विचार कर सकते हैं, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक कार्यकलाप है, ये कार्यकलाप हम जरूर देखें। राष्ट्रीय विकास के बारे में हमने देखा ही अभी कि भाई अलग अलग चीजें प्रश्न यहाँ पे उठाए गए हैं। अब यहाँ पे एक कार्यकलाप दिया हुआ है, इसे आप देखने का प्रयास कीजिए। कार्यकलाप एक, यहाँ पे क्या हो रहा है? महिला क्या बताने का प्रयास कर रही है? यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, क्या हो सकता है? विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। क्योंकि जब धारणाएं अलग हो सकती है तो विकास के तरीके भी अलग हो सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो कर सकते हैं, उनसे आपको अलग अलग चीजें ही मिलेगी। हर कोई विकास की अलग अलग बातें बताएगा, धारणाएं अलग अलग होगी, तरीके अलग अलग होंगे। आप लोगों से बातचीत करके या अखबार और टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। आप जानते हैं आजकल जो है जितनी भी जानकारी है वो अखबारों, टेलीविजन, रेडियो, इन सब के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो ये बात करी हमने किसकी? राष्ट्रीय विकास की। तो राष्ट्रीय विकास करने के लिए आपको जो है एक समग्र विकास करना होगा। हर व्यक्ति के लिए विकास का मायना अलग होगा या दायरा अलग होगा। तो ये हमने बात कर ली राष्ट्रीय विकास की, किस तरह से हो सकता है। हम आगे बात करें तो आएगा विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जा सकती है। किसके आधार पर? आधार भी तो होना चाहिए, तो वो है विकास के आधार। तो किस तरह का विकास होगा उसके आधार पर जो है इन देशों या राज्यों की हम तुलना करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। आप पूछ सकते हैं, क्या करेंगे? आप पूछेंगे कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? आप बोल रहे हैं कि भाई विकास का अर्थ अलग अलग है, इसका मतलब हम कहते हैं कि ये है विकसित देश यानी डेवलप्ड देश, और ये है विकसित देश यानी डेवलपिंग नेशन। तो हम क्यों कहते हैं ऐसा? ये क्यों कहा जाता है और हम कैसे कह सकते हैं इसको? तो इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। हम देखेंगे क्यों इन्हें विकसित देश बोलते हैं, क्यों इन्हें विकासशील बोलते हैं। मगर उससे पहले हम एक और बात देखेंगे, और वो क्या है? जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं, जब कई सारी अलग अलग तरह की चीजें होती है, हम उनकी जो है तुलना करने लगते हैं, तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। तो जब भी तुलना होती है ना, जैसे कि दो मनुष्य हैं, दोनों ही पुरुष है, उनमें क्या तुलना होगी? समानता क्या होगी? समानता तो ये होगी उनके दो ही हाथ है, दो ही पांव है, एक ही मुंह है। उसी तरह से अंतर क्या होगा? पोशाक अलग होगी, स्किन का कलर अलग होगा, यानी उनकी त्वचा जो है उसका रंग अलग होगा, उनके बालों का रंग अलग होगा, उनके शरीर का जो है स्ट्रक्चर अलग होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा। तो क्या हो सकता है? कई सारे अंतर और कई सारी समानताएं भी हो सकती है। तो हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग कर सकते हैं?
ये जो यहाँ पे तुलना की गई है, इनके लिए आप किन पहलुओं का प्रयोग कर सकते हैं? तो कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। पहले विद्यार्थियों को देख लेते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? उनमें ऊंचाई से, कि भाई कोई कम हाइट का है, कोई ज्यादा हाइट का है। उनके स्वास्थ्य से, कोई पतला है, कोई हेल्थी है। किसी में कुछ और प्रतिभा है, कोई टेनिस जानता है, कोई क्रिकेट जानता है, कोई वॉलीबॉल जानता है। रुचि के अनुसार अंतर है, किसी की रुचि संगीत में है, किसी की रुचि जो है डांस में है। तो क्या हो सकता है, रुचि के अनुसार, सबके अनुसार हम विद्यार्थियों में भी अंतर कर सकते हैं और समानता भी हम देख सकते हैं। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो सबसे ज्यादा स्वस्थ विद्यार्थी हो सबसे पढ़ाकू नहीं। और सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी भी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो, कि भाई कोई एक विद्यार्थी वो क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, मगर उसे मित्रता करना नहीं आता। वो मित्रता के रूप में या व्यवहार के रूप में जो है अच्छा नहीं है, मगर पढ़ा लिखा है और बुद्धिमान है, सबसे बड़ी बात, मगर फिर भी दूसरों से व्यवहार या मित्रता उसके पास नहीं है। तो इस तरह से जो है उनमें अंतर आप देख सकते हैं। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, ये एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। जो तुलना होगी उसके उद्देश्य पर जो है ये सारी चीजें निर्भर करेगी, जो भी हम मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे कि भाई कौन किसमें अच्छा है, कौन किसमें नहीं है। उसके अनुसार जो है लोगों को उनमें डाला जाएगा। तो हम सारी चीजें यहां से देख सकते हैं। तो सारे मापदंड जो है अलग अलग हो सकते हैं। इन सबको मापने के मापदंड क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? कि भाई अगर सबकी प्रगति करनी है तो उसके लिए हमें एक मानक चाहिए होगा। तो उस मानक के बारे में हम किस तरह से विचार करेंगे और कैसे उसे चुनेंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि भाई कैसे चुना जाए। तो सामान्यतया हम व्यक्तियों की, यहाँ पे देखिए जो हम देख रहे हैं ना विभिन्न देशों के बारे में इन सब की, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। एक या दो व्यक्तियों में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है, उनके आधार पर जो है हम तुलना करने का प्रयास करते हैं। अब तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं या विशिष्टताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं कि भाई जो तुलना है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाए, इस पर जो है मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंग से आप जो है निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आधार होते हैं कुछ, जिनके आधार पर जो है आप तुलना करते हैं कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन नहीं, कौन पढ़ाकू है, कौन नहीं, किसके जितना मार्क्स आ रहे हैं, क्या नहीं, कौन पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। ये सारी बातें जो है आप जानते हैं। जिसके जितने नंबर आते हैं उसी को जितना ज्यादा पुरस्कार मिलता है और उसी को है मेडल वगैरह मिल जाता है जिसके ज्यादा नंबर आते हैं। अब यही बात विकास पर भी लागू होती है। कुछ आधार जो है विकास के भी होते हैं। जिस तरह से इस चीज के आधार होते हैं उसी तरह से जो है कुछ और चीजें हैं जिनके आधार आपको देखने को मिलेंगे। तो देशों की तुलना करने के लिए उसकी आय या उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। तो जितने भी देश है उन देशों की तुलना करने के लिए उनकी जो आय है वो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। क्या समझी जाती है? सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है जो समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे डेवलप्ड नेशंस होते हैं जिन्हें हम अधिक आय वाले देश कहते हैं, अमेरिका, यूरोप में कई सारे देश आ गए, तो उन सब में क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि हम उनसे जो है विकसित नहीं है, उनसे कम विकसित है। तो उन्हें जो है कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जिनके पास कम आय है वो कम विकसित है। अब यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक हो। कि भाई
अगर अधिक आय होगी इसका मतलब मानवीय आवश्यकताओं की जितनी वस्तुएं वो सारी की सारी उपलब्ध हो जाएगी। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अधिक आय के द्वारा जो है वो ये सारी चीजें प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है कि भाई जो ज्यादा आय होती है वो अपने आप में क्या है? एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो समझा जाता है कि भाई ये लक्ष्य हो सकता है। अब एक देश की आय क्या है ये आप बात कीजिए कि जो एक देश है उसकी आखिर क्या आय होती है। तो अंतर्दृष्टि से अगर हम चले तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय। अगर किसी देश की आय ज्यादा है इसका मतलब उसके निवासियों की जो आय है, नागरिकों की जो आय है वो भी ज्यादा है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, भाई कुल आय देश की कितनी, और उससे हमें जो है नागरिकों के बारे में पता लगता है कि भाई नागरिक भी वहां पर अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं अपना समय और आय उनकी अधिक है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं। भाई सिर्फ आय अधिक हो वो सिर्फ माप जरूरी नहीं। हमने जैसा देखा आय ही लोगों को नहीं चाहिए और भी कई सारी चीजें जो लोगों को चाहिए होती। तो क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, आप जानते हैं हर एक देश की जनसंख्या जो है अलग है, उनके पास जमीन भी कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो कुल आय की तुलना में करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। तो हमें कुल आय से ये पता नहीं लग पाएगा कि भाई औसत व्यक्ति क्या कमा पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो आय लोगों की कम होगी। ओवरऑल आय हम बता रहे हैं, अगर हम बांटेंगे तो सब में बढ़ जाएगा। तो क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं कि भाई औसत आय कितनी होगी, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। भाई इतनी जनसंख्या में जो है आय बांटेंगे तो कितनी बटेगी। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको एग्जैक्ट पिक्चर देती है कि भाई जनसंख्या के अनुसार एक व्यक्ति कितना कमाएगा अगर इसकी देश की इतनी आय है। तो जैसे विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक की विकास या विश्व विकास रिपोर्ट आती है। क्या आती है? विश्व विकास रिपोर्ट आती है। उसके अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। जो देश है उनका अगर वर्गीकरण करें तो उनके वर्गीकरण करने में जो है इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय 39,000 या 49,300 डॉलर, $49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश मानेंगे। विश्व विकास रिपोर्ट में बताया गया है। अतः उच्च आय देश बोलेंगे उन्हें। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है $2,500 प्रति वर्ष है उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत अगर देखें तो मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। मध्य आय मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत का नाम आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि उनकी या उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6,700 यूएस डॉलर प्रति वर्ष थी। मध्य आय वर्ग में कैसे आएगा कि भाई अगर हम 2019 की बात करें तो यूएस डॉलर 6,700 प्रति वर्ष ही भारत की आय थी, प्रति व्यक्ति आय अगर हम बात करें। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो जो मध्य पूर्व के देश है, मिडिल ईस्ट वगैरह, इन सब देशों में जो छोटे छोटे देश भी हैं वहां उन्हें जो है आमतौर पर क्या बोल देते हैं हम कि ये तो विकसित देश है, इनके पास खूब आय है। तो औसत आय के बारे में अभी हम आएंगे। इस तरह की चीजें जो है होती है, विकसित देश कहा जाता है, ये हमने देखा। तो औसत आय प्रति व्यक्ति आप देखें तो भारत की बहुत कम है।
ओवरऑल देश की आय देखी ज्यादा है, मगर प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की कम है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। अब आ जाता है क्या, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जो हमने देखा जनसंख्या से जो है डिवाइड किया जाता है आय को, या भाग दिया जाता है जनसंख्या का आय में, तब जाकर के औसत आय आती है। अब यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, क्या है, तुलना के लिए उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। तो औसत आय उपयोगी तो है, मगर इसके द्वारा हमें जो असमानताएं होती हैं उनकी जो बातें हैं वो पता नहीं लग पाती। जो भी इनकी बातें हैं वो हमें क्या होती है, पता नहीं लग पाती। तो चलिए उदाहरण देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि औसत आय जो है भारत की कम है, अमेरिका की ज्यादा है, फिर भी हमें असमानताओं की जानकारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि विकसित देशों में जो औसत आय है उनमें मिडिल ईस्ट की, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है कंट्रीज हमसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में ज्यादा है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं, यहाँ पे दिए हुए देश क और देश ख। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी रहते हैं। कितने? 5 निवासी। प्रत्येक देश में, एक देश है क और एक देश है ख, दो है देश, इन दोनों में जो है 5-5 निवासी रहते हैं। तालिका में ये जो दूसरी तालिका दी हुई है आपको, इसके आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय जो है आप निकालिए। क्या कीजिए, औसत आय निकालिए। कक्षा क में जो है रुपए में अगर हम देखें तो इनके देशों की तुलना करें, आय कितनी है कक्षा क की, 5 निवासी, पहले की इतनी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की। तो औसत कैसे निकलेगा, पहले आप ये बताइए। 5 निवासी है तो इन सबका टोटल कीजिए और उनको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 5। इन सबको जो है जोड़ दीजिए और जोड़कर डिवाइड कर दीजिए 5। फिर इन सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए 5। आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है दोनों में ही समान आएगा। क्या आएगा, दोनों में समान आंसर आएगा। करना हो तो कोशिश करके देखिए, समान आएगा। तो क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी है? औसत आय तो समान है इन दोनों देशों की, मगर क्या आप समान रूप से सुखी है? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? शायद हम में से कुछ लोग जो है वो क्या करेंगे, देश ख में रहना पसंद करेंगे। इसमें देश ख में रहना जो है ज्यादा पसंद करेंगे आप में से कुछ लोग। अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे तभी हम रहना पसंद करेंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज्यादा लोग देश का में रहना पसंद करेंगे। अगर लॉटरी के होती है तो देश जो है का में रहना पसंद होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, क के लोग ना तो बहुत अमीर है ना ही बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज्यादातर नागरिक क्या है, गरीब है, और एक व्यक्ति बहुत अमीर है, सिर्फ एक। भारत में भी ऐसा ही होता है। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित होती है। तो हमें यह तो पता लग जाता है कि भाई प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मगर यह पता नहीं लग पाता कि भाई किस तरह से वो हर नागरिक में वितरित हो रही है। तो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने औसत आय को देखा कि भाई औसत आय तो यहाँ पे दोनों की समान है, मगर फिर भी कितना अंतर है। पहला बहुत कम आ रहा, दूसरा कम, तीसरा कम, पांचवा बहुत ज्यादा। तो अगर हम 5वें नागरिक बनना चाहें तो ख में रहेंगे, मगर ऐसा होगा नहीं, तो हम ज्यादातर क में रहना पसंद करेंगे देश में। ये देखिए, गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश। गरीब व्यक्ति जो होंगे वो इस वजह से होंगे कि रिसोर्स जो दो ही है, मगर 4 नागरिक है। यहाँ पे जो है अमीर कौन होंगे, जिनके पास रिसोर्स 4 है मगर नागरिक एक ही, वो अमीर हो जाएंगे। इस तरह से जो है चीजें होती। तो ये हमने यहाँ से देखा। अब हमारा जो है अगला टॉपिक आता है, वो क्या है, आय और अन्य मापदंड। कौन सा टॉपिक है, आय और अन्य मापदंड। कि भाई कौन कौन सी आय और उनके क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करें। तो इस बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।